का सहयोगी कुलदीप के साथ धाकड़ है हरियाणा और केएस न्यूज़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हैं हम हलवास गेट पर और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोक महोत्सव क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन किया गया है। BS4 डोर टू डोर और बाम से फिर सेक्शन आप देखिए बहुजन समाज के महापुरुषों के कितने तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध जी हैं, दीनबंधु सर छोटू राम जी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, पेरियार EV रामास्वामी जी हैं, माता सावित्रीबाई फुले जी हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी हैं, यशकाई दीना भाना जी हैं, यशकाई काशीराम साहब जी हैं और DK खपड़े जी का भी यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है। और अंदर यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है तो पूछेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल पर। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर के आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है? देखिए पूरे देश में जो है हम लोगों ने BS4 अभियान चलाया है, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान। अब आप पूछेंगे ये अभियान क्यों चलाया है? हमारा ये मानना है कि इस देश की जितनी भी सरकारें हैं, पूर्व में रही या वर्तमान में जो सरकार है, सभी सरकारों ने सरकारों में जो लोग थे उन्होंने संविधान के मुताबिक काम नहीं किया। संविधान को बाईपास करके नीतियाँ बनाई और संविधान में जो दिशा निर्देश थे उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं किया। और इसी कारण इस देश में चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वंचित तबका है, जो लाभ उनको मिलना चाहिए था या देश की जनता का जो कल्याण होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो पाया। उसका बेसिक कारण ये है कि जो ये संविधान है ये पूर्ण रूप से देश में लागू नहीं किया गया और पूर्ण रूप से लागू न करने के कारण ही आज जो देश के लोग हैं वो पीड़ित हैं, दुखी हैं। अच्छा, क्या मंशा रही है सर पूर्णतः लागू संविधान ना करने की? इसके पीछे एक तो जो है संकीर्ण मानसिकता है। इस देश में जो लोग हैं वो जातीय मानसिकता के शिकार हैं, धार्मिक के मानसिकता के शिकार हैं और दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आज भी आप देखिए वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है, अब वो कहीं ना कहीं धर्म को बढ़ावा दे रही है। आप पिछले साल आपने देखा कावड़ लेने गए, जिस रास्ते से कावड़ आ रही थी तो ये सर्कुलर जारी किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कि वहाँ से मुस्लिम जो है अपनी दुकान बंद कर दें इतने दिन। अब क्या मुस्लिमों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? आपको गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया गया, वहाँ एक मुस्लिम की दुकान को हटा दिया गया, उसके पिटाई की गई उसकी। किस लिए? क्या उसका अधिकार नहीं? वो गीता जयंती महोत्सव में अपनी दुकान नहीं लगा सकता? तो ये जो मानसिकता ये कहाँ लेकर के जाएगी? और ये मानसिकता जहाँ इस तरह की है तो वो जाति में भी है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी दुकान कर लेता है तो उससे लोग सामान नहीं खरीदते, या वो कोई शेड्यूल कास्ट का कोई आदमी कोई अफसर भी आ जाता है उसे अफसर नहीं समझा जाता। उसका कारण क्या है कि जो लोगों के दिमाग में जाति आ जाती है, जबकि दिमाग में आना क्या चाहिए? देश के विकास के लिए वो हमारा अधिकारी है, कोई भी किसी भी जाति का है, एज ए जो भी अधिकारी या प्रोटोकॉल के माध्यम से हमें उसका सम्मान करना चाहिए और नीतिगत या संवैधानिक जो जिम्मेदारी है उसको वो निभानी चाहिए। लेकिन लोग इसकी तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। इस तरह की बात पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनके साथ भी ऐसी घटना हुई, उन्होंने भी खेद प्रकट किया कि भाई मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। बिल्कुल ऐसा भी होता है कि वो जब महाराष्ट्र गए तो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो अधिकारी वहाँ पहुँचने चाहिए थे नहीं पहुँचे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मानसिकता एक अधिकारियों में भी है और ये कोई जज है चाहे अधिकारी है, कम से कम उसके दिमाग में तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके दिमाग में भी ये बात है। तो इसके प्रति अभी तक सरकारों ने वो जागरूकता अभियान नहीं चलाया कि भाई तुम्हें इस पद पे हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तुम किसी जाति विशेष के नौकर नहीं हो, तुम इस देश के नौकर हो, इस देश की जनता के नौकर हो। और देश के नौकर, देश की जनता के जो नौकर हैं, उन्हें देश की जनता को सम्मान करना चाहिए, उनके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, उनमें जो कमज़ोर वंचित हैं उनको ऊपर उठाने का प्रयास करने चाहिए। तो वो इस देश की सरकारों ने नहीं किया, कर्मचारी अधिकारियों ने भी नहीं किया। तो इसलिए बड़े पैमाने पर नहीं किया। कुछ कर्मचारी, ऐसा नहीं कि सारे कर्मचारी ऐसे हैं, बहुत सारे कर्मचारी संविधान का पालन करते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं। तो हम ये अभियान चला रहे हैं, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान।
और इस अभियान के तहत ये क्लस्टर कन्वेंशन हमने लगाया है BS4 डोर टू डोर कि मेरी शान भारत का संविधान। तो इसके तहत हम ये कार्यक्रम लगा रहे हैं। तो अब तक कितने कार्यक्रम कर चुके हैं इस तरह? देखिए, अभी हरियाणा में तो अभी 4-5 कार्यक्रम हमारे डिसाइड हुए हैं, लेकिन हम पूरे देश में 300 से ज़्यादा जिलों में हमने ये कार्यक्रम डिसाइड किए हैं और हरियाणा में भी हम लगभग 19 जिलों में ये कार्यक्रम लगाने वाले हैं। हाँ, तो कितनी जागरूकता आएगी लोगों में, कितने लोग जागरूक हो पाएंगे इससे? देखिए, इसका बड़े पैमाने पर असर हो रहा है लोगों में। हमने वामसेप संगठन ने संविधान का मुद्दा उठाया। आपने देखा होगा संसद के अंदर अब की बार जितने सांसद गए वो संविधान लेकर के गए, चाहे विपक्ष के लोग थे चाहे पक्ष के लोग थे, दोनों ने संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। तो ये हमारी उपलब्धि है कि हमने इस मुद्दे को उठाया। जातिगत जनगणना का मुद्दा हमने उठाया कि भाई ये जनगणना होनी चाहिए और उसके अनुपात में सभी जातियों को भागीदारी मिलनी चाहिए। तो इस मुद्दे को भी आज मौजूदा सरकार ने अनुसरण करना पड़ा। इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस हमारे जो आंदोलन का असर पूरे देश पर बढ़ रहा है। मतलब लोगों में आपने बताया भी संकीर्ण मानसिकता है जाति को लेकर के, ये कब तक सुधार हो सकता है, कब तक परिवर्तन आएगा इसमें? देखिए, ये तो सरकारों का काम था, अभी तक कर देना चाहिए था। अब तक इतने देश की आज़ादी के इतने दिन बाद, संविधान के लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो अब तक तो ये हो जाना चाहिए था। इसका मतलब सरकारों ने ईमानदारी से काम नहीं किया, लेकिन हम ईमानदारी के साथ, हमारा संगठन इसको ईमानदारी के साथ काम कर रहा है और हमने इसको 2018 से शुरू किया है, गया के राष्ट्रीय अधिवेशन से। तो अब हम इसके जनता का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। आने वाले समय में हम गारंटी के साथ कह सकते हैं ये संविधान का पालन करने वालों की सरकार होगी। और हम ये जो टारगेट है, मतलब कि अभी जैसे 29 और 29 से आगे 2034, उसमें 2034 तक को देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आज देश में भाजपा और उनके समर्थित दलों की सरकार है और एक जो वर्ग है वो तो ये मानने को भी तैयार नहीं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, वो तो किसी और ही अलग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा मकसद पहली बात तो ये कि है तो निश्चित तौर पे बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसका निर्धारण करना उनकी जिम्मेदारी थी, उसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। ड्राफ्टिंग कमेटी के बाकी लोगों का उतना योगदान नहीं रहा। अब सवाल है कि उसमें बहुत सारी सब कमेटियां थी, उन्होंने सुझाव दिए, उनके सुझाव बाबा साहब ने रखे होंगे, लेकिन सवाल है हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि बाबा साहब क्या चाहते थे। अब सब बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी बाबा साहब ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी के नाम से एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब हमें ये देखना चाहिए कि बाबा साहब क्या चाहते थे। जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में जो बाबा साहब ने लिखा, इसका मतलब बाबा साहब वो चाहते थे। और जो भारत का संविधान लिखा उसमें बहुत सारे लोगों की राय है, लेकिन मैं दोनों को ही सही मानता हूँ। अब स्टेट्स एंड माइनॉरिटी को लागू करने का हमारा मकसद है, लेकिन जो बाबा साहब ने संविधान लिखा वो बहुत बड़ा दस्तावेज है, वो हमारे लिए पवित्र दस्तावेज है और वो कल्याणकारी जनता के लिए कल्याणकारी कदम है। अगर उसको लागू कर दिया जाए पूर्ण रूप से तो इस देश की पूरी जनता का कल्याण हो सकता है, इस देश में तमाम बीमारियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन उस संविधान को आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। अब आप जो पूछ रहे संविधान किसने लिखा किसने ना लिखा, अब मान लेते हैं उनका मकसद तो यही है कि बाबा साहब को बड़े पैमाने पर जनता स्वीकार करने लगी है, और स्वीकार करने लगी है तो संविधान को भी पढ़ने लगी है। अब ये भी लगी है कि बाबा साहब ने लिखा, तो वो बाबा साहब का जो ये योगदान है देश के कल्याण में, देश के विकास में, देश की जनता के लिए, इसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं, इसको नकारना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह के उल जलूल बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में बाबा साहब की स्टैचू हैं, उनको मानते भी हैं, उनकी शिक्षाओं को भी मानते हैं, लेकिन अपने ही देश में बाबा साहब का अपमान होता है। कहीं मूर्तियां नहीं लगने देते, कहीं मूर्तियां लगी हुई हैं तो उन मूर्तियों को खंडित करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ। पहला तो ये है कि बाबा साहब की मूर्तियों की बजाय हमने बाबा साहब के विचारों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। लेकिन लोग क्या हो रहा है, बाबा साहब की मूर्तियाँ स्थापित कर रहे हैं। अब मूर्तियों लड़ाई का कारण बन रही हैं। अब लड़ाई का कारण क्यों बन रही हैं? हम लोग कोई मूर्ति लगाते हैं तो आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं दूसरे लोगों को बाबा साहब के खिलाफ तैयार कर देते हैं। अब वो लोग इसकी भावना के कारण वो मूर्तियों को तोड़ देते हैं। अब वो फिर झगड़ा होता है। तो हमें भी जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनको भी
ठीक है कि उनके चित्तर हमारे लिए आदर्श हैं बाबा साहब के, वो प्रेरणा देते हैं हमें, वो त्याग समर्पण की भावना पैदा करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमें मूर्तियों की बजाय बाबा साहब के विचार को महत्व देना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि पूरे देश में बाबा साहब को मानने वाले जब बड़ी संख्या में लोग होंगे, जब उसके हमारा पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा होगा, तो तब ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि तभी मतलब इस देश का विकास हो सकता जब इस देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो। और संविधान ऐसे तो लागू करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज तक जिन्होंने संविधान को लागू नहीं किया, तो उनका जनता में पर्दाफाश करना चाहिए और पूरे देश की जनता को संविधान सबके लिए बराबरी का दस्तावेज है, सबको बराबर करने का काम करता है, तो उसका पालन करना चाहिए, चाहे हम घर में हैं, चाहे परिवार में हैं, चाहे समाज में हैं, चाहे हम किसी विभाग में हैं। अगर संविधान को 100% हम लागू करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी, चाहे पंच हैं, सरपंच हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, अगर वो सारे लोग इसको पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इस देश का विकास हो सकता है। तो पहले तो ये है कि संविधान को पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों में भावना का फैला दी कि खाली शेड्यूल कास्ट के लोगों के है, लेकिन जैसे किसान आंदोलन आया तो किसान भी संविधान लेकर के सड़कों पे गए, पता लगा ना उनको कि संविधान के बिना तुम ये प्रदर्शन भी नहीं कर सकते थे। तो अब ये भावना बदल रही है, कर्मचारी है वो भी संविधान की बात कर रहा है, अधिकारी है वो भी ये बात कर रहा है, लेकिन पीछे उससे पहले एक भ्रम पैदा कर दिया गया था पूरे देश में कि संविधान खाली कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए है। लेकिन देश की जाए महिला है, इस देश का संविधान किसान को अधिकार देता है, कर्मचारी को अधिकार देता है, मजदूर को अधिकार देता है, डॉक्टर को अधिकार देता है, महिलाओं को अधिकार देता है, बच्चे को अधिकार देता है। आप देखिए, भारत का संविधान जन्म से लेकर के मृत्यु तक सुरक्षा करता है। बच्चा औरत के गर्भ में आया तो गर्भ नहीं गिरा सकती, उसके जच्चा बच्चा स्कीम, बहुत सारी स्कीमें हैं उसकी सुरक्षा के लिए। हर राज्य सरकार कुछ न कुछ मदद कर रही है कि इसका मतलब क्या है, भारत के संविधान के अनुपालना में बहुत सारे कानून बनाए गए कि वो गर्भ नहीं गिरा सकती। बच्चा जमीन पर आया, आंगनवाड़ी केंद्र है, शिशु सुरक्षा केंद्र है, CHC है, PHC है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं कि उस बच्चे की सुरक्षा करेंगी। माँ बाप तो करेगा, सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है संविधान के मुताबिक। और वो बच्चा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी गया तो उसे नॉमिनल ज़्यादा फीस नहीं है, सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे वे, वो उसकी सुरक्षा करेंगे। और जैसे बड़ा हो गया, नौकरी लग गया, मेहनताना मिलेगा, उसे मानदेय मिलेगा, वेतन मिलेगा, रिटायर होगा, पेंशन मिलेगी। और केवल इनके लिए नहीं, आप देखिए मनरेगा कानून आया, वो किस लिए आया? मजदूरों के लिए। वे इनको भी काम का अधिकार मिलना चाहिए, इनको भी इसके बदले वेतन मिलना चाहिए। और केवल ये नहीं, कोई बूढ़ा हो गया का हम मरने के बाद अपना क्रियाक्रम अपने तरीके से कर सकते हैं, अपने रीति रिवाज परंपरा के मुताबिक कर सकते हैं। ये किसने अधिकार दिया? संविधान ने। तो भारत का संविधान जन्म से लेकर के मृत्यु तक सुरक्षा करता है। भारत का संविधान डॉक्टर की भी सुरक्षा करता, पुलिसकर्मी की भी सुरक्षा करता, उसके भी अधिकार हैं। तो भारत का संविधान बच्चों की भी सुरक्षा करता, महिलाओं की भी सुरक्षा करता, नौजवान की भी सुरक्षा करता, बेरोजगार की भी सुरक्षा करता है, उसके लिए भी नीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन इस संविधान को उस तरीके से जनता के बीच में पेश नहीं किया गया, और इसलिए जो जनता है वो दिग्भ्रमित है, दिशा भ्रमित है। बहुत सारे मीडिया के जो साथी हैं उन्होंने संविधान का जो संवैधानिक मानवीय जो पक्ष था, व्यवहारिक पक्ष था, सही पक्ष था, वो जनता के सामने नहीं रखा, इसलिए भी जनता में भ्रांतियां फैली। और सरकार ने भी संविधान के सही पक्ष को जनता के सामने नहीं रखा, इसलिए हमने मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। और ये BS4 अभियान हम पूरे देश में चला रहे हैं और इसका बड़ा असर हो रहा है। पूरे देश की जनता से अपील करूंगा कि इस अभियान के साथ उनको जुड़ना चाहिए। और आने वाले जहां जहां हमारे क्लस्टर कन्वेंशन हैं, अभी 20 तारीख को रेवाड़ी में हमारा क्लस्टर कन्वेंशन होने वाला है, 27 को कुरुक्षेत्र में होने वाला है, और 3 अगस्त को हिसार में होगा, 3 अगस्त को चंडीगढ़ में भी हमारा कार्यक्रम है, और अन्य राज्यों में भी हमारे कार्यक्रम चले हुए हैं। तो जो भी हमारे साथी हैं उनको इसमें जो संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसका पालन करना चाहते हैं, इसको लागू करवाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वो इस संविधान को पढ़ें, हमारे अधिवेशनों में आएँ और इस संविधान को पूर्ण रूप से लागू करवाने का काम करें। जी। वर्तमान सरकार है बीजेपी की हरियाणा में, और एक जो वर्ग है जिन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया, आज उन लोगों का ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। उनके न तो मंत्री बात कर रहे हैं, न अधिकारी बात कर रहे हैं,
रहे हैं और मुकदमा तक दर्ज नहीं होता। अभी हिसार की घटना हम देखते हैं, एक डीजे बजाने को लेकर के एक नाबालिग युवा की हत्या कर दी जाती है पुलिस वालों द्वारा, मुकदमा तक दर्ज नहीं होता है, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी उन्हीं का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न कर रही है और उन लोगों को भ्रम था कि बीजेपी हमारा विकास करेगी। और बीजेपी, आप ये घटना हिसार की बता रहे हैं, तो कैथल सीवन में भी ये घटना हुई। एक महिला को 3 जेंट्स पुलिसकर्मियों ने, एक महिला पुलिसकर्मी ने निर्वस्त्र करके पीटा। आप उससे, और उसको ब्लीडिंग हो गई, उसके पति से उसकी ब्लीडिंग साफ करवाई गई। तो हिसार में भी हुई, कैथल में भी हुई। तो ये घटनाएं क्यों? अब उनके खिलाफ भी अभी बाई ने FIR दर्ज नहीं की है कैथल में, और हिसार की घटना आपने खुद बताई। तो इसका जो कारण है कि जो एक कारण तो ये है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो संविधान का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते, क्योंकि अगर वो ईमानदारी से पालन करते तो वो सही तरीके से कार्रवाई करते, जो दोषी कर्मचारी, अधिकारी, जो भी पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। तो इसका मतलब इससे सिद्ध होता है कि वो संविधान के प्रति ईमानदार नहीं है। दूसरी ही बात मैं ये कहूँगा कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आप कितने दिन की बात हो गई है? 3-4 दिन तो मेरे ख्याल करें हिसार वाली घटना को भी हो गए हैं, और वहाँ वाली घटना को 10-15 दिन हो गए हैं, कैथल वाली को। तो अगर सरकार के जो जिम्मेदार लोग होते, मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती थी, या मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती थी, या जो बड़े स्तर के हमारे DGP हैं, IG हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो इससे प्रतीत होता है कि ये गैर जिम्मेदार लोगों की सरकार है, ये लापरवाह है, और ये मुझे लगता है सरकार चलाने योग्य नहीं है। और जो जनता ने इनको वोट दिया नहीं दिया वो अलग इशूज है, उसमें भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, EVM का मुद्दा है और दूसरे मुद्दे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर ये ईमानदार हैं तो इनको इनकी सुध लेनी चाहिए, और इससे ये पर्दा भी फाश हो गया है कि मौजूदा सरकार के लोग संविधान के प्रति और उन गरीब और वंचित लोगों के प्रति ईमानदार नहीं है। अगर उनके प्रति ईमानदार होते तो निश्चित तौर पर FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होती। तो अब जनता को सबक लेना चाहिए और ऐसे लोगों को आने वाले समय में दरकिनार करना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल और है। EVM की बात आई है सामने। महेंद्रगढ़ में एक व्यक्ति EVM मशीन को तोड़ता है, पुलिस उसे 3 घंटे बैठाती है, बाद में छोड़ देती है। उधर भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक मामला आता है, वहाँ उनको 5-5 साल की सज़ा हो जाती है। दोहरा मापदंड कैसे है? एक जगह उसको मुकदमा भी दर्ज नहीं होता, एक जगह 5 साल की सज़ा हो जाती है। देखिए, ये तो हमारा उसमें न्यायपालिका के सामने कौन से दस्तावेज गए उसके ऊपर निर्भर करेगा। अभी पूरे उस मामले की कानूनी जानकारी मेरे पास नहीं है। तो लेकिन आपने जो बताया, अगर ऐसा हुआ है, दोनों पक्ष सेम हैं, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर ऐसे कोई साथी हैं, देखिए पहली बात तो ऐसे EVM तोड़ने से भी मुझे नहीं लगता कि कोई सही काम होगा। उसकी एक तो जनता के सामने उसका सही पक्ष आना चाहिए कि उसमें गड़बड़ है या नहीं है। दूसरा, अगर हम इस देश की जनता EVM से चुनाव नहीं चाहती तो हमें बड़े पैमाने पर जागृति करके वोट बैंक को वो बैलेट पेपर को लागू करवाना चाहिए। अगर बैलेट पेपर लागू होगा देश में तो फिर उससे सही हो सकता है। और बैलेट पेपर के समय में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती रही हैं, तो जनता को ही इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा कि हम अपना काम ईमानदारी के साथ करें और जनता को जागरूक करें, क्योंकि पुलिस भी हर जगह हमें न्याय नहीं दे सकती। आज आप पुलिस की आप स्थिति देख लीजिए, कई जगह पुलिस के जहां 60 कर्मचारी चाहिए, उस थाने में परमानेंट 10 कर्मचारी हैं, 15 कर्मचारी हैं, उनके ऊपर बर्डन है, वो मानसिक परेशान है। बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं। इस परेशानी में वो क्या करेंगे? उल्टे ही काम करेंगे। आपको मैं कैथल हॉस्पिटल की स्थिति बताऊं, वहाँ पर 60-70 डॉक्टर चाहिए, लेकिन वहाँ 15-20 डॉक्टर हैं, उसमें से भी कुछ लोग छुट्टी पे हैं। 8 SMO की पोस्ट हैं, 2 SMO हैं। अब ऐसी स्थिति में जो कम आदमी हैं उनके ऊपर काम का भार ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा तो मानसिक परेशान होंगे, सही तरीके से इलाज नहीं कर पाएंगे, उनका चिड़चिड़ापन आएगा। तो ये जो स्थिति है, इससे बचने का एक ही तरीका है कि एक तो सारे पदों पर, आप रेलवे में देख लीजिए 10 लाख से ज़्यादा पोस्टें खाली हैं, तो इन सब पदों पर भर्ती हो। एक तो बड़ी बात ये है कि इसकी सरकार करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही तो निश्चित तौर पर वो अच्छी सरकार नहीं है, हम अच्छी सरकार नहीं कह सकते। तो ये जो EVM का मुद्दा है, लोगों ने सवाल किया तो इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। अब चुनाव आयोग तो इससे आगे चला गया है कि 75-80 साल पुराने जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनके वोट बनाने तक बिहार का मुद्दा आप देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे देश अच्छी दिशा में नहीं जा रहा, और मौजूदा सरकार को जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं या वास्तविकता है उसका ऊपर अपना बयान देना चाहिए। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री तो मीडिया से बात ही करना पसंद नहीं करते, और मीडिया फिर भी
उसकी वाहवाही कर रहा, तो ये चिंताजनक सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जय भीम, जय बनवासी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर, परिचय? मेरा नाम है डॉक्टर करमवीर। डॉक्टर करमवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? आज क्लस्टर अधिवेशन है, किन मुद्दों को लेकर के ये क्लस्टर अधिवेशन के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि आपको ज्ञात होगा कि 9 अगस्त 2018 को देश का संविधान दिल्ली में जला दिया गया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि किसी भी कोई जैसे एडवोकेट एसोसिएशन, कोई सामाजिक संगठन, कोई पक्ष और विपक्ष, इन्होंने ज़्यादा नोटिस नहीं लिया, क्योंकि जब देश का संविधान जलाया जा रहा है तो समझो ये राष्ट्रद्रोह है। लेकिन हमारे अधिवेशन में ये डिसाइड किया कि भी ये जो संविधान जलाया गया और लोगों की कोई रिजेंटमेंट नहीं है, इसका कारण क्या है? तो हमने कारण ढूंढा और ये पाया गया कि देश में लोगों को संविधान के बारे में जागरूकता नहीं है। उस संदर्भ में हमने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा अभियान चलाएंगे जो देश में जन जन यानी गांव-गांव, गली-गली में संविधान के प्रति संविधान सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन कार्यक्रम हमने चलाया। और उस कड़ी में हमने देश में 200 जिलों में क्लस्टर अधिवेशन लगाए और नेक्स्ट उसी संदर्भ में हम एक बार फिर इसके माध्यम से लोगों में एक जागृति अभियान चलाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।